राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साल 2022 में नासा ने एक रेड जाइंट स्टार के फटने से पूरे के पूरे प्लेनेटरी सोलर सिस्टम को तबाह होते हुए देख लिया। उनके हिसाब से ये कॉस्मिक कैनिबलिज्म का एक केस था, जिसमें वो स्टार के फटकर मरने से हुई तबाही की वजह से एक एक करके वहाँ पे मौजूद प्लेनेट्स के टुकड़े हो गए। बट चलो, ये स्टार तो हमसे कोसों दूर था, लेकिन अगर अभी यही सेम प्रोसेस फिर से रिपीट हो रहा है, वो भी CW लियोनेस नाम के एक ऐसे सितारे में जो हमसे बीटलजूस से भी ज़्यादा करीब है। ये स्टार अपने लाइफ के लास्ट स्टेजेस में है और करंटली मर रहा है। यानी कि कैसा हो सकता है कि इसके फटने से कि हमारी पृथ्वी की भी वही हालत हो जो उस प्लेनेटरी सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स की हुई थी जब लास्ट सितारा फटा था, जो हमने मरते हुए देखा। बट एक सेकेंड, नासा के इस रिसर्च के अनुसार कुछ राइड जाइंट इनफैक्ट लाइफ सपोर्टिंग इन्वायरमेंट को पैदा करते हैं। सो अगर ये स्टार अगर फटता है तो हम बच जाते हैं, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस स्टार के सराउंडिंग एरिया में जो नए नए प्लैनेट्स या नए नए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बनेंगे, उसमें लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है? वेल, लेट्स फाइंड दैट आउट। सो अभी अगर हाल ही की जो बात करूँ ना, तो हर साल ये सितारा आज के टाइम पे 4 प्लूटो जितना मास को बाहर फेंक रहा है। और ये इतना बड़ा है कि अगर हमारे इसे सन से रिप्लेस कर दिया गया तो उसका रेडियस और मास का ऑर्बिट तक हो जाएगा। इसके वायलेंट डेथ फेज में होने की वजह से ये कॉन्स्टेंटली अपने साइज को चेंज करके डिम और ब्राइट हो रहा है। इनफैक्ट इसी ब्राइटनेस फ्लक्चुएशन की वजह से 1969 में पहली बार CW लियोनेस को देखा भी गया था। दरअसल 1969 के एक रात को अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट एरिक वेकलेंस माउक व्हिस्टलिंग ऑब्जर्वेटरी की लियो कॉन्स्टेलेशन की अपने रूटीन को ऑब्जर्व कर रहे थे। तभी उन्होंने एक अजीब सा स्टार दिखाई दिया, एक ऐसा स्टार जो पीरियडिकली अपने ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और एडवांस इंस्ट्रूमेंट ना होने की वजह से उस स्टार की डिटेल्स स्टडी नहीं कर पाए वो। पर अपने पास अवेलेबल डेटा सेट से जब उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन को मैच किया, तब उन्हें ये पता चला कि स्टार का बिहेवियर किसी रेड जाइंट स्टार का जैसा है। देखो, रेड जाइंट फेस ना किसी भी स्टार के मौत का पहला आखिरी स्टेज होता है, जिसके बाद वो स्टार एक बड़े से धमाके के साथ फट जाता है। ऐसे मरते हुए स्टार को सबसे पहले 1596 में ऑब्जर्व किया गया था, वो भी तब जब एक जर्मन पेस्टर आसमान में मरकरी को ढूंढ रहे थे। एक्चुअली हुआ ये था, डेविड प्रोवियस नाम के एक जर्मन पेस्टर मरकरी प्लैनेट्स को ढूंढ रहे थे और उन्होंने एक प्लैनेट को देखा जो उनके हिसाब से मरकरी था। पर बाद में जाकर ये पता चला कि उन्होंने जिस प्लैनेट को देखा था वो मरकरी नहीं बल्कि जुपिटर था। तो उन्होंने फिर एक बार मरकरी की ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस बार करेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने स्काई में एक रेड कलर के रेफरेंस स्टार मीरा को चुना, जिससे वो जुपिटर और मरकरी के पोजीशन में फ़र्क बता सकें। और लाल इसीलिए क्योंकि रेड होने की वजह से वो स्टार आसानी से आसमान में दिखाई दे रहा था और किसी दूसरे स्टार के साथ उसे कंफ्यूज नहीं किया जा सकता था। अब इस रेफरेंस स्टार मीरा की मदद से उन्होंने अगस्त में अपने ऑब्जर्वेशन को शुरू किया। बट गेस व्हाट, अक्टूबर आते आते उन्होंने ये देखा कि वो रेफरेंस स्टार जो धीरे धीरे डल होते जाता रहा था और गायब हो गया। अब इस वजह से उन्होंने ये अस्यूम किया कि उन्होंने उस स्टार को मरते हुए देख लिया। बट अगले साल की फरवरी तक वो स्टार वापस से नजर आने लगा। अब उस समय उन्हें ये पता नहीं था कि ये स्टार असल में मरा नहीं था, बल्कि अपने लाइफ के आखिरी स्टेजेस में था, जिसकी वजह से वो पीरियडिकली डिम और ब्राइट हो रहा था। लेकिन आज हमें ऐसे स्टार का एग्जैक्ट बिहेवियर पता है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये मोर देन 400 लाइट ईयर दूर है और डिम ब्राइट होते रहता है। इसे ऐसे ही आंखों से देखना एक्सट्रीमली हार्ड है। हबल से जो इमेज कैप्चर की गई थी वो काफ़ी क्लियर है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना ह्यूमेंगस है ये स्टार, एक वेब स्ट्रक्चर में मौजूद स्टार।
ऐसे वेट स्टार को 6 साल तक स्टडी करने के बाद साइंटिस्टों को ये पता चला कि वो अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में है और उसके बगल में मौजूद जो गैस का क्लाउड है वो अपने साइज में बढ़ते चले जा रहा है। प्लस इसी गैस क्लाउड की वजह से हर 649 डे के बाद वो डिम हो रहा है। बट फेब्रिसियस के समय में उसका ये वहम दूर किया गया एक इटालियन पेस्टर एंजियोलो सेची ने, जिसने स्पेक्ट्रोस्पेक्टिव को भी इजाद किया था। इस स्पेक्ट्रोस्पेक्टिव टेक्निक की वजह से जब उसने फेब्रियस की मीरा स्टार को देखा तो स्पेक्ट्रल लाइन के एनालिसिस से ये पता चला कि स्टार में कार्बन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि एक नए टाइप का स्टार डिस्कवर हुआ था जिसे नाम मिला कार्बन स्टार। और ये हमारा रेड जाइंट स्टार जो अभी करंटली मर रहा है CW लियोनेस, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। जिनकी खास बात ये होती है कि वो किसी भी नॉर्मल जाइंट स्टार के विपरीत अपने मौत के बाद डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि लाइफ का एवोल्यूशन लेकर आते हैं। यस, वियर्डली बट दैट्स ट्रू। सो ये कार्बन स्टार अपने मौत के बाद लाइफ का एवोल्यूशन कैसे लाते हैं? तो देखो, नासा के स्टडी के अकॉर्डिंग कार्बन स्टार के मौत के बाद बचे हुए प्लैनेटरी नेबुले बायोलॉजिकल प्रोसेस के आइडियल होस्ट स्पॉट होते हैं। इनफैक्ट उन्होंने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया। इस एक्सपेरिमेंट में लेबोरेटरी में वही सेम कंडीशन को रिक्रिएट किया जो उन कार्बन के स्टार के इंटीरियर में होता है। फिर इन कंडीशन में नाइट्रोजन को बाउंस और कार्बन हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल को इंजेक्ट कर दिया और रेडिएशन की वजह से इस पूरे मिक्सचर को एनालाइज किया। इस एनालिसिस के बाद उन्हें ये पता चला कि कंडीशन में नॉर्मल नाइट्रोजन कंपाउंड रिएक्शन से कन्वर्ट होते हैं इनटू लाइफ फॉर्मिंग एमिनो एसिड लाइक क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन, जो कॉमनली फाइंड द अमीनो एसिड टायरोसिन के डेरिवेटिव्स है, यानी कि उससे काफ़ी रिलेटिव है। लेकिन अगर हम CW लियोनेस द टाई स्टार की बात करें तो इसके नेबुले के रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट से भी एक कदम आगे हैं। केमिकल एनालिसिस के बाद साइंटिस्टों को ये पता चला कि वहाँ पे NH4, H2O और आयरन जैसे 70 लाइफ फॉर्मिंग केमिकल कंपाउंड ऑलरेडी मौजूद है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, साइंटिस्टों के हिसाब से ऐसे कार्बन स्टार के नेबुले में मौजूद कंपाउंड्स स्टेलर वेंस, यानी कि स्टार से निकले पार्टिकल से फ्लो होकर पूरे यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो इसका मतलब समझ रहे हो, ऐसे लाइफ सपोर्टिव कार्बन स्टार यार कि इनके पेरेंट कैटेगरी द रेड जाइंट, इनको समझने से हम पृथ्वी पर लाइफ की ओरिजिन को पोटेंशियली थियोरेटिकली बैक ट्रेस कर सकते हैं। और इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एक रेड जाइंट कैसे कार्बन स्टार में तब्दील होता है। सो देखो, अगर किसी स्टार का मैच 0.5 से 8 सोलर मैसेज के बीच होगा तो हमारे करंट थ्योरी के हिसाब से वो स्टार अपना पूरा हाइड्रोजन बर्न करके रेड जाइंट फेज में इंटर करेगा। इसके बाद उस स्टार में एक हीलियम कोर और हाइड्रोजन का आउटर सेल बसता है, जिसके वजह से वो स्टार साइज में फूल कर अपने ओरिजिनल साइज से 100 से 1000 से भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। प्लस रेड जाइंट बनने के बाद एक स्टार का एवरेज टेम्परेचर होता है 2200 से लेकर 2300 लेकर 300 सेल्सियस, जबकि उसके कोर में मौजूद हीलियम को मौजूद कम से कम फ्यूज होने के लिए कम से कम इतना टेम्परेचर लगता है, क्योंकि इस टेम्परेचर के बाद हीलियस मैटर की काइनेटिक एनर्जी उनके रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करती है, जिससे वो कोलाइड होकर फ्यूज हो सके। इसका सीधा मतलब है इस रेड जाइंट के फेज पे आते ही हीलियम फ्यूजन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्टार की ग्रेविटी और प्रेशर के बीच एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है और इंटेंस ग्रेविटी के चलते वो स्टार एक ही झटके में अपने ही कोर में कोलैप्स होकर बाउंस बैक हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्रेविटी के इनवर्ट प्रेशर की वजह से कोर कंप्रेस होकर हीट होने लगता है,
और उसमें मौजूद गैसेस का मिश्रण की वजह से एक्सपेंड होकर उसे कूल करते हैं। इस कोर के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की प्रोसेस की वजह से हमें ये स्टार पीरियोडिकली डिम और ब्राइट होते हुए नजर आते हैं। पर इस पल्सेशन के वजह से एक ऐसा फेज आता है जब वो स्टार ऑलमोस्ट एक ब्लैक होल बनने होता है। बट देन उसके जस्ट पहले एक ऐसे आइडियल कंडीशन बनते हैं जो ब्लैक होल बनने की वजह से वो हीलियम फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। दरअसल होता यह है कि समय के साथ इन स्टार का सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होके ऑलरेडी मौजूद हीलियम कोर का मास बढ़ाता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी इन स्टार के कोर को और भी कंप्रेस करने लगता है, इतना ज़्यादा कि इसके बाद स्टार के कोर में क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट दिखना शुरू हो जाते हैं और एटम में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के स्टार के अराउंड प्रोटेक्टिव कवरिंग से बना लेते हैं, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से फर्दर ग्रेविटेशन कंप्रेशन को अपोज करके स्टार को ब्लैक होल में क्लोब होने से बचा लेते हैं। बट यू सी इस स्ट्रीम कंप्रेशन और उसके ऑपोजिशन से कोर का टेम्परेचर हीलियम फ्यूजन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और इस पॉइंट पे स्टार के कोर में मौजूद हीलियम ट्रिपल अल्फा प्रोसेस से भी फ्यूज होना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले 2 हीलियम एटम्स फ्यूज होकर बेरिलियम एंड बनते हैं। बट क्योंकि बेरिलियम का ये आइसोटोप हाईली अनस्टेबल होता है और अपने फॉर्मेशन के इतने से ही सेकेंड में डिके हो जाता है, इसीलिए ये बेरिलियम 8 तुरंत ही एक और हीलियम एटम के साथ फ्यूज होकर स्टेबल कार्बन एटम बनाता है। यानी इन स्टार में होने वाला ट्रिपल हीलियम फ्यूजन या सिंपल ट्रिपल अल्फा प्रोसेस यूनिवर्स में मौजूद सभी कार्बन एटम का मेन सोर्स है। प्लस ये प्रोसेस इतना फास्ट है कि जहां हाइड्रोजन से हीलियम बनाने में किसी स्टार को मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, वहीं हीलियम से कार्बन बनाने में सिर्फ 10,000 साल ही लगते हैं। और इस प्रोसेस की इतने तेजी को होने की वजह से साइंटिस्ट के टर्म्स में इसे हीलियम फ्लेक्स कहते हैं। अब इस पॉइंट पर इन स्टार का कोर मेनली कार्बन से बना होता है, जिससे आगे फ्यूज होने के लिए कम से कम 4.9 × 10 के रेशो के पावर 7 डिग्री सेल्सियस जितना पावर लगता है। तो CWLNS जो हमें मरते हुए अभी दिख रहा है, उसका कोर इतना मैसिव नहीं है कि वो कार्बन फ्यूजन के आइडियल कंडीशन तक हीट हो सके। और इसीलिए इस जैसे स्टार जो सिर्फ कार्बन तक ही एलिमेंट तक फ्यूज कर पाते हैं, उन्हें कार्बन स्टार कहते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे करंट स्टेलर मॉडल के हिसाब से CWLNS अपने डेथ के बाद एक वाइट डॉर्फ में तब्दील हो जाएगा, जो अराउंड 10 मिलियन ईयर्स तक जलते हुए इवेंचुअली एक ब्लैक डॉर्फ बन जाएगा, जब उसकी सारी एनर्जी स्पेस पे रेडिएट हो जाएगी। पर हाँ, वी आर लकी इन द सेट, क्योंकि ये जैसा हर रेड जाइंट स्टार इतना ज़्यादा क्वाइटली नहीं मरता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रेड जाइंट स्टार एक बड़े धमाके के साथ अपनी लाइफ को एंड करते हैं। और ऐसा ही एक रेड जाइंट जो हमें 8th सेंचुरी PC से पता है, उसके फटने की वार्निंग नासा ने अभी रिसेंटली दे दी है। अब ये स्टार कौन है और कब फटेगा और इसके फटने से पृथ्वी पर क्या असर होगा, इससे अगर जो आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। एक भी कमेंट आएगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।